अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। इससे पहले हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ चुके हैं, डिफरेंट व्यूज़ भी पढ़ चुके हैं, जिस तरह के केनेजियन अप्रोच हो गया या केनेजियन व्यू हो गया या मोनेटरिस्ट व्यू हो गया अबाउट द एग्रीगेट डिमांड। अभी हम पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई। याद हो अगर आपको तो एग्रीगेट डिमांड में हमने लिंक किया था एग्रीगेट डिमांड को जीडीपी के साथ। ठीक है कि इन दोनों को कैलकुलेट करने का मेथड तकरीबन सेम ही है। जितना डिमांड होती है मार्केट में उतनी ही प्रोडक्शन होती है, उतनी सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो इनफैक्ट ये एग्रीगेट सप्लाई जो है इनफैक्ट इट इज द जीडीपी। इसमें भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि किस तरह जीडीपी के बराबर है जीडीपी, और इसकी डिफिनीशन आपको सेम ही मिलेंगी यहाँ पे। एग्रीगेट सप्लाई आल्सो नोन एज टोटल आउटपुट। तो जीडीपी भी तो आपका टोटल आउटपुट होता है ना। ठीक है, टोटल आउटपुट is the total supply of goods and services produced within an economy। जीडीपी की भी यही डेफिनेशन है कि कितनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन ओवरऑल प्राइस। इसमें प्राइस का होना बहुत जरूरी है। इन ए गिवन पीरियड, इन अदर वर्ड्स जीडीपी। सिंपल आप इसको जीडीपी भी कह सकते हैं या एग्रीगेट सप्लाई भी कह सकते हैं। देखें, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक पीरियड में, गिवन प्राइस के ऊपर एक ही इकोनॉमी में टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी है या कितनी प्रोड्यूस होती हैं, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो कॉल इट एज जीडीपी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक मेरे ख्याल से कर्व के ऊपर ही है, और इस टॉपिक में भी हमारा कर्व है शामिल, ताकि एक्सप्लेन हो जाए कि किस तरह से रिलेशनशिप होता है। Which describes the relationship between price levels and the quantity of output that firms are willing to provide। प्राइसेस के बढ़ने में या प्राइसेस के कम होने, इन दोनों के साथ सप्लाई का बहुत बड़ा रिलेशन होता है। देखिए, मार्केट की जो पूरी सिचुएशन है आप देख रहे हैं आजकल, आपको पता है कि कोविड चल रहा है, एक पेंडेमिक चल रहा है। मार्केट की सिचुएशन वैसी नहीं है, लोगों की डिमांड्स कम हो गई हैं जिसकी वजह से प्राइसेस कम हो गई हैं। जब डिमांड के साथ प्राइस कम होती है तो लोग, जो कंपनीज वाले हैं, जो फैक्ट्रीज वाले हैं, जो बिजनेस पीपल हैं, वो भी अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही कम है, मार्केट में प्राइसेस ही कम है, सो व्हाई आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये कर्व हमें यही बताता है कि प्रोडक्ट्स की प्राइसेस की फ्लक्चुएशन के साथ सप्लाई कैसे सप्लाई कैसे डिफर करती है। आपने इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा। वेन एवर देर इज इंक्रीज इन द प्राइसेस देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड। जब प्राइसेस बढ़ती हैं उसकी डिमांड कम हो जाती है। So there is a negative relationship, but there is a positive relationship between the supply and prices. Whenever there is increase in the price, there is increase in the supply। लोग देखते हैं कि मार्केट में प्राइसेस अच्छी हैं, आई कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो लोग अपनी सप्लाई जो है प्रोडक्ट्स की बढ़ा देते हैं ताकि सेल्स की अपॉर्चुनिटी को हासिल किया जा सके। टिपिकली देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड द प्राइस लेवल। इस पर भी बात हो गई जो कि लॉ ऑफ सप्लाई में है। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में एक चीज जरूर याद रखें, दैट ऑल द अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये उसकी एजम्पशन है कि बाकी चीजें सेम रहें और प्राइस बढ़े तो उसके साथ फिर आपकी सप्लाई भी बढ़ती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अभी इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। Rising prices are typically an indicator that businesses should expand production to meet a higher level of aggregate demand। इस पे अभी थोड़ा सा बता भी दिया मैंने आपको। जब भी मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं वो क्या शो करता है कि चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, लोग चीज़ खरीदना चाहते हैं चीज़ें, एंड दे आर इवन, मतलब वो ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार है। वाई देयर इज डिमांड इन द मार्केट, तो प्राइसेस इस वजह से बढ़ती हैं। तो कंपनीज जो हैं वो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अपनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा देते हैं। व्हेन डिमांड इंक्रीजेज amid constant supply, consumers compete for the goods available and therefore pay higher prices। ये मैंने अभी बता दिया आपको। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो रही होती है और सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। अभी अगर आपको याद हो, महीना डेढ़ महीने पहले की बात है जब पेट्रोल की कीमतें कम हो गई थी।
ठीक है, पेट्रोल की कीमत कम हो गई थी, उसकी सप्लाई भी साथ में कम हो गई थी, डिमांड तो सेम रही। तो क्या हुआ, पेट्रोल पंप्स के ऊपर आपको पेट्रोल नहीं मिलता था, तो लोग इधर उधर जाके ज्यादा पैसे देने को भी तैयार थे, 10 रुपए 20 रुपए पर लीटर ज्यादा भी देने को तैयार थे, लेकिन वो कहते कि बस हमें पेट्रोल मिल जाए। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन व्हेन द सप्लाई रिमेन्स द कांस्टेंट एंड देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, तो क्या होता है, लोग ज्यादा पैसे दे के भी चीज खरीदना चाहते हैं क्योंकि जरूरत होती है उनको। दिस डायनेमिक इंड्यूसेस फर्म्स टू इंक्रीज आउटपुट टू सेल मोर गुड्स। ये सिचुएशन ऐसी है जो कि फर्म्स को मोटिवेट करती है, इंड्यूस करती है, इन्फ्लुएंस करती है कि वो अपनी आउटपुट को ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में सेल किए जा सकें। The resulting supply increases causes prices to normalize and output to remain elevated। अच्छा, ऐसे क्या होता है, जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। फर्म्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई हैं तो अपनी सप्लाई अपनी आउटपुट ज़्यादा कर देते हैं ताकि ज़्यादा सेल्स करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। जब सप्लाई ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो मार्केट में जितनी डिमांड है वो मीट होना शुरू हो जाती है, तो एक्स्ट्रा लोग पेमेंट नहीं करना चाहते प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई अवेलेबल है, बल्कि कभी कभार इस सिचुएशन में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। रिजल्टेंटली क्या होता है, प्राइसेस एवरेज लेवल पे आना शुरू हो जाती हैं और कंपनीज जो हैं, फर्म्स जो हैं, वो भी अपनी सप्लाई को एवरेज लेवल पे ले आते हैं। जैसे देखें, मार्केट की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल रहती है, तो इसलिए जब भी प्राइसेस आपने फाइंड आउट करनी होती हैं तो उसका मेन जो रीज़न है, उसकी मेन बेस जो है वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई होती है। A shift in aggregate supply can be attributed to many variables. Shift means आपके एग्रीगेट जो कर्व है उसमें शिफ्ट आता है। मे बी इट विल मूव टूवर्ड राइट और मे बी इट विल मूव टूवर्ड लेफ्ट। प्राइसेस सेम रहती हैं लेकिन जब सप्लाई में चेंज आ जाता है। ठीक है, ये इसके बाद हमारा टॉपिक भी इंशाल्लाह उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ए शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मेनी वेरिएबल्स। काफ़ी वेरिएबल्स की वजह से आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है उसमें शिफ्ट आ सकता है। वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? इंक्लूडिंग चेंजेस इन द साइज एंड क्वालिटी ऑफ लेबर। ठीक है, अगर आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए क्वालिटी ऑफ लेबर जो आपको अवेलेबल है मार्केट में, वो अप टू स्टैंडर्ड है कि नहीं, वो अप टू द मार्क है कि नहीं, वो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं, तो इससे भी सप्लाई में फ़र्क आता है। प्राइसेस सेम होती हैं, आपको मींस बंदे जो हैं वो, मतलब आपको अपनी जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक बंदे नहीं मिल पा रहे, तो इससे भी आपकी प्रोडक्शन कम हो सकती है ऑन द सेम प्राइस। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो प्राइसेस तो सेम रहती हैं लेकिन आप फिर कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हो सकता है प्राइस सेम रहे लेकिन देयर मस्ट में बी शिफ्ट इन द सप्लाई। एंड इंक्रीज इन वेजेस, वेजेस ज़्यादा हो गई तो फिर क्या होगा, शायद आप बंदे निकालना शुरू कर दें जिसकी वजह से आपसे सप्लाई गिर जाएगी जबकि प्राइसेस तो सेम है मार्केट में। एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, आपका जो रॉ मटेरियल है या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कोई भी चीज़ उसमें शामिल हो सकती है, अगर उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो गई तो फिर क्या होगा, आप भी आपकी मार्केट में अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। चेंजेस इन प्रोड्यूसर टैक्सेस, कंपनीज फैक्ट्रीज के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं तो कभी कभार वो टैक्सेस एकदम से हाई लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से भी आप अपनी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। एंड सब्सिडीज एंड चेंजेस इन इन्फ्लेशन, सब्सिडीज कभी कभार कंपनीज को, जिस तरह शुगर मिल है पाकिस्तान में, उनको सब्सिडीज दी जाती है हुकूमत की तरफ से ताकि आवाम को सस्ती चीनी मिल सके, तो ये वो सब्सिडीज की बात कर रहे हैं। तो सब्सिडीज की वजह से भी जब आपको देखते हैं कि प्रोडक्शन के ऊपर आपको सब्सिडी मिल रही है तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, प्राइसेस सेम ही होती हैं लेकिन प्रोडक्शन आप बढ़ा देते हैं सब्सिडी की मद में ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदे से ले सकें। एंड चेंजेस इन इन्फ्लेशन, और मार्केट में जितने इन्फ्लेशन आता है उसके साथ भी आपकी सप्लाई जो है वो इफेक्ट होती है। सम ऑफ दीज फैक्टर्स लीड टू पॉजिटिव चेंजेस इन एग्रीगेट सप्लाई वाइल अदर्स काजेज एग्रीगेट सप्लाई टू डिक्लाइन। जिस तरह मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बता भी दिए कि कुछ चीज़ों की वजह से आपकी सप्लाई ज़्यादा हो सकती है, प्राइस में फ़र्क नहीं आता, और कुछ इनमें से कुछ वेरिएबल्स की वजह से आपकी सप्लाई जो है कम हो सकती है जबकि प्राइस सेम ही रहती है। ये है जी एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। ये वही कर्व है जो कि आम सप्लाई का है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो सप्लाई होती है उसका जिस तरह कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई भी सेम ही कॉन्सेप्ट है,
लेकिन थोड़ा सा बड़े लेवल पे होता है तो इनका कर्व भी सेम रहता है। दिस इज द प्राइस, दिस इज द सिंपली द सप्लाई। देखें जितनी प्राइस बढ़ती जा रही है फ्रॉम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो हम भी अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300। तो जितना भी हमारी प्राइसेस मार्केट में बढ़ती जा रही हैं तो फर्म्स कोशिश करती हैं सप्लाई को ज़्यादा करने की। तो ये देखें देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइसेस एंड द सप्लाई। ठीक है, तो ये वही सप्लाई है जो अभी तक आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई फिर ओवरऑल कंट्री लेवल पे होती है जिसको आप सिंपली जीडीपी भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।